रामलीला मैदान में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। दलित भाइयों के साथ, ओबीसी भाइयों के साथ और आदिवासियों के साथ मिलकर के जो हमने एक संगठन बनाया है उसका नाम है डोमा, जिसको कहा जाता है दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी संगठन। और हमारी जो लड़ाई है संविधान को बचाने की और वक्फ बोर्ड को बचाने की। वक्फ के जो कानून भारत की सरकार बदलना चाह रही है अमेंडमेंट ला करके, उस अमेंडमेंट को वापस करवाने की, यानी बिल को खारिज करवाने की। और चूंकि हम दलित भी मिले हुए हैं, इसमें ओबीसी भी मिले हुए हैं, तो रिजर्वेशन की जो सीमाएं 50% से ज़्यादा बढ़ाई जाए और साथ में जातीय जनगणना हो ओबीसी भाइयों के लिए, और ईवीएम को बैन किया जाए, क्योंकि ईवीएम बैन होगी तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा, और जब संविधान बचेगा तो वक्फ बोर्ड भी बचेगा। तो इसलिए हम 1 तारीख को एक रैली करने जा रहे हैं दिसंबर 1 को रामलीला मैदान में, जिसमें मुख्यतः जो हमारी बात है वो संविधान बचाओ और वक्फ बचाओ, ये हमारी मुख्यतः है। ईवीएम को बैन करो, ये हमारी डिमांड है। रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाओ। इसमें कल जो मोदी साहब ने कहा 2 दिन पहले, ये कहा, एक बच्चों की सी उन्होंने बात करी कि साहब जो वक्फ है वो संविधान विरोधी है, यानी संविधान में उसकी जगह नहीं है। ये इतनी अजीब सी उन्होंने बात की जैसे कोई बच्चा हो छोटा सा, और वो इतने उम्र दराज हो गए उसके बावजूद भी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो देखिए कि संविधान विरोधी है वक्फ। अब मुझे बताइए, अगर वक्फ संविधान विरोधी है तो फिर जो ट्रस्ट एक्ट है हमारे देश के अंदर वो क्या है, जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट है उसको वो क्या है, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो क्या है। यानी मैं अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह ताला को अगर गिफ्ट करूं या किसी और दूसरे इंसान को गिफ्ट करूं तो वो असंवैधानिक हो गई। तो ये बच्चों की सी बात वो कर रहे हैं। दरअसल ये एक कहावत है हम लोगों की तरफ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है। पूरे देश भर से जब ज़बरदस्त तरीके से वक्फ के अमेंडमेंट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशंस गई, तकरीबन 1.25 करोड़ मेल इसके खिलाफ गए, तो ये उससे बौखला गए। और उससे बौखलाने के बाद में इनकी ये बात की संविधान विरोधी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि साहब दिल्ली में 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ मनमोहन सरकार ने इलेक्शन से पहले 2014 में मुसलमानों को देनी चाहिए थी, वक्फ प्रॉपर्टियाँ। वो जिन प्रॉपर्टियों की बात कर रहे हैं वो 123 प्रॉपर्टियाँ वक्फ प्रॉपर्टियाँ वो प्रॉपर्टियाँ हैं जिसका 1921 में जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तब सर्वे हुआ था, और सर्वे होने के बाद में, तहकीकात होने के बाद में ये पाया गया था कि वो सारी की सारी वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं। और सर्वे या तहकीकात कैसे होती है, जहाँ जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, खसरा खतौनी गिरदावरी वगैरह को देखा जाता है। और जब ये सब चीज़ों के बाद में रेवेन्यू ऑफिसर यानी कलेक्टर या डीएम या एसडीएम वहाँ पर रिपोर्ट ये देता है कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टियाँ, तब वो वक्फ मानी जाती हैं प्रॉपर्टियाँ। तो ये 1921 में उन प्रॉपर्टियों का सर्वे हुआ, वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं। उसके बाद में वो प्रॉपर्टियाँ फिर भी, हालांकि मुसलमानों के कंट्रोल में वो हमेशा से थी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, इमाम बाड़े हैं, तो वो मुसलमानों के कंट्रोल में होते हुए भी भारत की सरकार ने उनको लेना चाहा। जब लेना चाहा तो उस पर उन्होंने 1981 में एक बर्नी कमेटी बनाई, 1 मेंबर कमेटी या बर्नी कमेटी बनाई। उन्होंने भी कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं। जब ये रिपोर्ट आ गई वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं, तो हिंदुवादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद वगैरह दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए। वहाँ पर हाईकोर्ट से स्टे हुआ इस बात का कि सो यथास्थिति बना के रखी जाए, गवर्नमेंट इस पर जो भी स्टेप लेती है गवर्नमेंट ले ले स्टेप। तो वो हमारी प्रॉपर्टियाँ थी। उसके बाद में फिर 2014 में इलेक्शन से पहले एक मुद्दा बनाने के लिए ही शायद, या हिंदुवादी संगठनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा आरएसएस के लोग बैठे हुए थे और बैठे हुए हैं अभी भी, तो उन्होंने उस वक्त एक मुद्दा ये बना दिया कि साहब ये जैसे वक्फ बोर्ड को दान दे रहे हैं गवर्नमेंट वाले लोग, हमारी प्रॉपर्टी हमें दान, कितनी मजाक की बात है ये। तो ये फिर दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात को गई, फिर वो चैलेंज हुआ। उसके बाद में फिर मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार ने भी एक 1 मेंबर कमेटी बनाई, और उस 1 मेंबर कमेटी ने भी कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं। तो मोदी जी तो चूंकि उनकी सरकार की जो पॉलिसी है वो एंटी मुस्लिम है, तो उन्होंने कहा हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो वहां पर 2 मेंबर कमेटी बना दी। 2 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट भी लंबित है। तो इस तरह की चीज़ें आप देखिए, हमारी प्रॉपर्टियों को अभी जो मोदी जी के 2 बयान, एक तो ये कि असंवैधानिक है, वो बचकानी बात है।
दूसरी ये कि मनमोहन सरकार ने अपीजमेंट के लिए 100 से ज्यादा प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को दे दी थी। ये बात भी गलत है, सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ में गलत है। तीसरी चीज, रिजिजू साहब ने कहा, पार्लियामेंट में कहा, कमाल की बात है, देखिए क्या बच्चों की सी बातें करती हैं। पार्लियामेंट में क्या कहा? पार्लियामेंट में कहा कि जो लोग पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए वो अपनी प्रॉपर्टियों को वक्फ करके चले गए। ये बेसिकली वो प्रॉपर्टियां हैं जो लोग पाकिस्तान चले गए, उन्होंने जाके पाकिस्तान में ले ली। रिजिजू साहब तो लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर भी उनको इतनी सी बात नहीं पता कि जो लोग पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टियों को भारत की सरकार ने एक्वायर कर लिया। वो प्रॉपर्टियां कहलाई इवैक्यू प्रॉपर्टी, और उन इवैक्यू प्रॉपर्टी को जो लोग पाकिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान के अंदर लोग आए, पाकिस्तान से माइग्रेशन करके हिंदुस्तान आए, वो प्रॉपर्टियां सारी की सारी उन लोगों को दे दी गई, अलॉट कर दी गई। इस देश के अंदर इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। इवैक्यू का मतलब होता है जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टियां यहां रह गई, वो प्रॉपर्टियां इवैक्यू प्रॉपर्टी कहलाई। तो ये दोनों तरह के झूठ फैलाए। तीसरी उन्होंने कहा कि साहब ये प्रॉपर्टियां एनिमी प्रॉपर्टी हैं। एनिमी प्रॉपर्टी भारत सरकार लेके बैठी हुई है। तो ये जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, ना तो ये एनिमी प्रॉपर्टी हैं, ना ये वैक्यू प्रॉपर्टी हैं, ना ये किसी के बाप की प्रॉपर्टियां हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की और उनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टियां हैं, या जिन लोगों ने अपनी मर्जी से उनको दान कर दिया उनकी प्रॉपर्टियां हैं। तीसरा एक झूठ क्या फैलाया जाता है कि साहब ये वक्फ बोर्ड तो जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है वो उसकी हो जाती है। बड़े इस पे सोशल मीडिया के अंदर चलती है। होता दरअसल इसके खिलाफ है। क्या होता है कि वक्फ प्रॉपर्टी की जिस प्रॉपर्टी पर भी गवर्नमेंट हाथ रख देती है वो प्रॉपर्टी छीन लेती है। अभी दिल्ली में ही आप देखिए, बिल्कुल रिसेंट बात है कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास में लाल मस्जिद की 15 एकड़ जमीन भारत की सरकार ने छीन ली, वक्फ की जमीन छीन ली। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी जिनकी बात चल रही है उनको छीनना चाहती है। इनके अलावा 300 और प्रॉपर्टियां हैं, 300 और प्रॉपर्टियां हैं जो भारत सरकार ने देश की आजादी के बाद से एक्वायर करी दिल्ली में, वक्फ प्रॉपर्टियां। जबकि कानून क्या है वक्फ का? दफा 51 में यह लिखा हुआ है कि वक्फ प्रॉपर्टियों को कोई एक्वायर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकती। उसका मतलब तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला क्यों बेचेगा किसी प्रॉपर्टी को? लेकिन सरकार को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर सड़क बनाने के लिए या कोई पब्लिक पर्पज़ के काम करने के लिए, तो उन प्रॉपर्टियों को वो ले सकते हैं। लेकिन उन प्रॉपर्टियों को लेने के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन लेनी होगी और वक्फ बोर्ड को कंपनसेट करना पड़ेगा। ना तो वक्फ बोर्ड की परमिशन ली गई, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही बात बता रहा हूँ, उन 300 प्रॉपर्टियों को भारत दिल्ली के अंदर एक्वायर करने के लिए, और ना वक्फ बोर्ड को कंपनसेशन कभी दिया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड को तो गुलाम बनाया हुआ था। तो आज तक जो वक्फ बोर्ड गुलाम है, बजाय उसको आज़ाद करने के आप उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हो। करना तो ये चाहिए था कि हम साहब, आप जी वक्फ बोर्ड आपका गुलाम है, वक्फ बोर्ड का फ़ायदा मुसलमानों को नहीं पहुंच रहा है, तो हम इसको आज़ाद करते हैं। जिस तरह से सरदार भाइयों के पास में पूरे अख्तियारात हैं अपनी बॉडी को चुनने का। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट इसी देश के अंदर है, लागू है, उनका अलग इलेक्शन कमीशन है, उसमें सरदार लोग इलेक्शन करके अपनी बॉडी को चुनते हैं। हमारी बॉडी को नहीं चुनी जाती साहब। हमारी बॉडी में तो, हमारे वक्फ बोर्ड में तो चेयरमैन को मुसल्लत कर देते हैं हमारे ऊपर, अपने एमएलए को या अपने दूसरे किसी खास आदमी को। अब देखिए उसकी मिसाल क्या होती है। दिल्ली में 300 प्रॉपर्टियां एक्वायर कर ली, चेयरमैन ने उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, परमिशन भी नहीं मांगी, क्योंकि चेयरमैन भी गवर्नमेंट का आदमी है। तो किस तरह का हमारे साथ में विश्वासघात होता है, किस तरह का धोखा हमारे साथ में होता है। लेकिन परिवेश में क्या कहा जाता है, नैरेटिव क्या बनाया जाता है, सब जिस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड चाहता हाथ रख लेता है वो वक्फ की हो जाती है। मैंने आपके सामने 3 मिसालें दी। अब मैं आपको कानून की बात बता रहा हूं। वक्फ एक्ट के दफा 37 में यह लिखा हुआ है कि वही प्रॉपर्टी वक्फ हो सकती है जो प्रॉपर्टी आदमी वॉलंटरीली खुद उसका मालिक हो, वो वक्फ करना चाहे। मिसाल के तौर पे मैं शाहिद अली, मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मैं उसको वक्फ को गिफ्ट करना चाहता हूं, अल्लाह को गिफ्ट करना चाहता हूं, तो मैं एक वक्फ डीड बनाऊंगा और मैं वक्फ बोर्ड के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा साहब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, ये मैं आपको वक्फ करना चाहता हूं। तो वक्फ बोर्ड फिर मेरी प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है उस कंसर्न कमिश्नरी को या कंसर्न रेवेन्यू तहसील को वहां पर लेटर भेजेगी और उनसे पूछेगी कि शाहिद साहब आए हैं, क्या इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। जब वहां से सरकार ये रिपोर्ट दे देगी कि कोई इस पर डिस्प्यूट नहीं है, मालिक हैं, कर सकते हैं, तब वो मेरी प्रॉपर्टी वक्फ होगी। अब बताइए झूठ क्या फैलाया जाता है
कि वक्त जिस प्रॉपर्टी को चाहे अपना बना ले। तो ये कितना बड़ा झूठ फैलाते हैं ये लोग। आप खुद सोचिए कि चीज़ क्या है, हमारी प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं। अंबानी तो मुसलमान नहीं है ना, अंबानी को किसने दी वक्त की प्रॉपर्टी? इतना बड़ा सरमाया दे दिया उसको, जो तमाम बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे और बिल्डिंगें हैं वक्त की प्रॉपर्टी में बनी हुई हैं। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन्होंने एक इसमें एक्ट के अंदर जो एक तरमीम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि साहब हम डीएम को पावर देंगे और वक्फ ट्रिब्यूनल की पावर ख़त्म करेंगे। उस पर देखिए क्या झूठ फैलाया गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल में तो वक्फ बोर्ड का आदमी होता है, अपने हिसाब से फैसले कर लेते हैं। ये फिर एक मजाक है। बाकी में ये लोग समझते हैं कि सारे लोग ही शायद बेवकूफ़ हैं तो हम कुछ भी फैला देंगे। और इत्तेफाक की बात यह है कि इनके जो लोग हैं सोशल मीडिया पे वो लोग उसको बढ़ाते भी हैं, और हमारे लोग वो बिल्कुल इनको काउंटर नहीं करते। हमारे लोग इन बातों को बढ़ाते ही नहीं है। भाई जो भी मेरी बात को सुन रहा हो प्लीज़ बढ़ाइए इन बातों को कि देख किस तरह का झूठ फैलाया जाता है। अब बताइए, डीएम होता है प्रशासनिक अधिकारी और ट्रिब्यूनल में होता है जुडिशियल ऑफिसर, जज साहब होती है ट्रिब्यूनल में, वक्फ बोर्ड का आदमी नहीं होता है। ट्रिब्यूनल में कौन कौन होते हैं? एक होते हैं जज साहब जो जुडिशरी से होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और तीसरे होते हैं एक मुस्लिम मामलों के जानकार। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और ट्रिब्यूनल जो है हिंदुस्तान के अंदर खाली वक्फ के लिए नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल, इसका नाम है कैट। जो बैंक के लोन लेते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल, उनका नाम है डीआरटी। जो कस्टम एक्साइज का है उसका नाम है सी गैट। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं। जो मोटर एक्सीडेंट हो जाते हैं आपने सुना होगा, उसका ट्रिब्यूनल है एमएसीटी। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूनल बनाए हुए हैं। वो इसलिए बनाए हुए हैं कि एक स्पेसिफिक कोर्ट के पास में मामला जाए, वो उसके पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये एक्सपर्ट होते हैं वो अपना, ताकि त्वरित फैसला हो, जल्दी फैसला हो। लेकिन उन्होंने क्या करा कि साहब वक्फ ट्रिब्यूनल में देखिए साहब ये अपना आदमी बिठा लेते हैं, इसलिए हम जज साहब को इसका राइट देंगे। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर वाले मामले में क्या कहा कि देश के अंदर 3 स्तंभ हैं जिन पर टिका हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी। कार्यपालिका को यानी प्रशासन को जुडिशरी का काम नहीं करना चाहिए। डीएम प्रशासनिक अधिकारी होता है, आप इसे जुडिशरी की पावर दोगे तो यानी कि आप एक स्तंभ को खत्म करना चाह रहे हो। तो आप देश के संविधान को खत्म करना चाहते हो, आप देश के संविधान की हत्या करना चाहते हो, ये तो हम नहीं होने देंगे। तो इसीलिए इस वाली रैली का हमने आयोजन किया है कि ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हम देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। अब जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टियों का मालिक हमारे देश के कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक इसका मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला होता है। और आप अगर वक्फ प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आप समझ लीजिए आप अल्लाह की प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी कोई 1 इंच पे कब्जा करने की कोशिश करे, आप लड़ते हैं, पूरी कोशिशें करते हैं, तो क्या अल्लाह की प्रॉपर्टी पे जब कब्जा करने की कोशिश हो रही है, कवायद हो रही है, तो आप लड़ने के लिए नहीं आएंगे क्या? हमारे संविधान ने लड़ने का तरीका बताया है। वो लड़ने का क्या तरीका है कि हम लोग रैलियां करें, हम लोग पिटिशंस डालें, हम लोग मुजाहरे करें, हम लोग प्रदर्शन करें शांतिपूर्वक। इसीलिए हमने एक बड़ी रैली का आयोजन किया 1 दिसंबर को। देखिए सर, डेमोक्रेसी में जिसके पास सर होते हैं उसकी बात सुनी जाती है। आप रामलीला ग्राउंड के अंदर उस दिन 10 लाख लोग लेके आ जाइए, 5 लाख लोग लेके आ जाइए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं सरकार की मजाल नहीं है कि वक्त एक्ट को चेंज करने की कोशिश कर ले, वक्त को छीनने की कोशिश कर ले, मजाल नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं आए, आपने कोशिशें नहीं की, तो फिर रोते रहिएगा, कहते रहिएगा देखिए साहब जुल्म हो रहा है। अभी संभल के अंदर हुआ, अभी आपके अजमेर के अंदर हो रहा है, वहां भी एक पिटिशन अलाउ कर दिए। फिर घर में बैठ के बात करते रहिए, अफसोस करते रहिए बस। लेकिन अगर आपने ये कोशिशें कर ली तो आप यकीन रखिए, जिस थीम पर, जिस आइडियोलॉजी पर, जिस विचारधारा पर इस देश का निर्माण हुआ था, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनके दीन में कुछ ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ नहीं रह सके, हमारे दीन में कुछ ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं रह सके। उनका दीन मुबारक, हमारा दीन मुबारक, हम साथ साथ रह सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ में ये देश आगे बढ़ेगा, ताकतवर बनेगा। मैं एक और आखिरी चीज़ बता दूं,
वक्फ प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल तीन तरह का होता है। एक सिर्फ रिलीजियस, कब्रिस्तान हो गए, खानकाएं हो गई, दरगाहें हो गई, मस्जिदें हो गई। एक होता है उसका चैरिटेबल, यानी कि हमने अस्पताल खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए, सड़कें बना दी। एक होता है हमारा सोशल। सोशल में हमने पेंशन दे दी अपने बुजुर्गों को, अपनी बहनों को जो बेवा हो गई हैं, या वो जो आपके डिवोर्स हो गए हैं, या हमने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दे दी। तो ये इतनी बड़ा आपके पास सरमाया है, 30 से 35 लाख रुपए का हर मुसलमान तकरीबन मालिक है। इन प्रॉपर्टियों को अगर आपने आज़ाद करवा लिया, इन प्रॉपर्टियों को आपने अगर आज़ाद करवा लिया, वक्फ बोर्ड को जो गुलाम बना हुआ आपने अगर आज़ाद करवा लिया, आपने सरकार को रोक दिया अगर कि वक्फ बोर्ड को वक्फ प्रॉपर्टी को ना छीन पाए, तो आप यकीन जानिए आप लोग सबसे अमीर लोग हैं। आप लोग इस देश का बजट भी फाइनेंस करने में सक्षम हैं। आप लोगों की प्रॉपर्टियों को, हमारी प्रॉपर्टियों को अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद में हम हर शहर के अंदर हर साल एम्स से अच्छा हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं बहुत बढ़िया वाली। इतना हम कर सकते हैं और उससे फिर पूरा देश आगे बढ़ेगा, पूरा देश मजबूत होगा, पूरा देश ताकतवर होगा। मैं फिर बता दूं, वक्फ प्रॉपर्टियों से अगर हमारी प्रॉपर्टियां हमें मिलती हैं आज़ादी के साथ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पे एक्ट बना करके हमें दी जाती हैं, किसी हिंदू भाई का नुकसान नहीं है। ये नैरेटिव फैलाया जाता है। नैरेटिव क्या फैलाया जाता है? जिस प्रॉपर्टी बाहर रखते हैं उनकी हो जाती है ताकि हिंदू हमसे खिलाफ हो जाए। इसीलिए डोमा का निर्माण हुआ है, इसीलिए हमने डोमा का निर्माण किया है कि हिंदू मुस्लिम ना कर सकें, ये कम्युनल बात ना कर सकें। अब दलित हमारे साथ मिलकर खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, हम दलित के साथ मिलकर खड़े हुए हैं लड़ने के लिए। ओबीसी हमारे साथ मिलकर खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, हम ओबीसी के साथ खड़े हुए हैं मिलकर लड़ने के लिए। तो इसलिए डोमा का निर्माण हुआ है, इसलिए दलित, मुस्लिम, ओबीसी, आदिवासी ये परिसंघ बनाया गया है। तो आप आइए 1 दिसंबर को, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए, रामलीला ग्राउंड को भरने का काम कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर आपने ये काम कर दिया, किसी की मजाल नहीं है कि आपके या हमारे इस वक्फ के कानून की तरफ कोई आंख उठा के भी देख ले, इसको छीनने की कोशिश कर ले। आखिर में अगर आपने इसे बचाने की कोशिश नहीं की, फिर दोष मत देना शाहिद अली को या किसी और को। हमने अपनी कोशिशें कर दी हैं, जो भी कर सकते हैं। कब्रिस्तान छीनेंगे, सबके छीनेंगे, मस्जिदें छीनेंगी, सबकी छीनेंगी, दरगाहें छीनेंगी, सबकी छीनेंगी, खानकाएं छीनेंगी, सबकी छीनेंगी। दोष अकेले मेरे का नहीं होगा। मैंने अपनी बात कह दी है, अब अल्लाह जाने, आप जाने। शुक्रिया। ये जो एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है, ये तमाम जो इतनी भी सब चीज़ें हो रही हैं, दबाव है सारे के सारे। जो आपका पहला सवाल है कि साहब कुछ भी ऐसा नहीं है, इस देश के अंदर जुडिशरी है, अगर जुडिशल स्तंभ आपने ख़त्म कर दिया तो डीएम तो सरकार का नौकर होता है, गुलाम होता है सरकार का। वो तो जो मनवाएगा ऑर्डर करेगा। साथ में क्या करें, हम दोबारा सर्वे करवाएंगे। इस देश के अंदर लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि साहब 12 साल से अगर कोई आदमी कब्जे में है तो वो मालिक हो जाता है वैसे भी, यानी 12 साल बाद में कोई आप मुकदमा भी नहीं डाल सकते। ये कह रहे हम 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी का रीसर्वे करवाएंगे। रीसर्वे कौन करेगा? डीएम करेगा। उसमें आदेश कौन करेगा? डीएम करेगा। पूरी पावर किसके पास होगी? डीएम के। आप जुडिशरी की पावर ख़त्म करके, जिसको पास में जो 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 एक्सपर्ट होती है इन मामलों को सुलझाने की, टाइटल को डिसाइड करने की, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, प्रशासन गुलाम होता है सरकार का, जो भी सरकार होती है। तो आप इंडिपेंडेंट एजेंसी से लेकर के गुलाम एजेंसी को देना चाहते हो, तो आपकी नीयतें साफ हैं कि आप इन प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहते हो, छीनना चाहते हो। संभल के बाद अब अजमेर दरगाह के सर्वे की बात सामने आ रही है शायद भाई, क्या किसी साजिश के तहत हो रहा है? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, इस देश की पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया 1991 में। उस वक्त की आप बहस उठा के देखिए, उस बहसों में ये लिखा हुआ है कि भाई बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अभी बाबरी मस्जिद वाली को तो हम बात नहीं करते हैं, अब कोई भी और धार्मिक प्लेस जो किसी मज़हब का हो, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई नहीं लेगा, कोई क्लेम नहीं करेगा। साफ साफ लिखा हुआ दफ़ा 3 में। ठीक है, जब ये साफ साफ लिखा हुआ है, उसके बाद में ये सब चीज़ें क्यों? दूसरी बात, उस प्लेसिव वर्शिप एक्ट की जो वैधानिकता है, देखिए कितने बार चेक हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद का जजमेंट, जिस जजमेंट के लिए फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि मुझे भगवान ने कहा कि ये जजमेंट लिख दो, याद करिएगा, भगवान ने कहा जजमेंट लिख दो,
उसी जजमेंट में यह भी लिखा हुआ है कि प्लेसिव वर्शिप एक्ट 1991 पूरी तरह से सही है और बेहतरीन है। तो भगवान ने तो पूरी बात कही होगी ना उनसे, खाली आधी बात कहेंगे? तो एक तो अपने आप में ये इलीगल था, उनका फैसला गैर कानूनी था, लेकिन फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, गैर कानूनी था, इलीगल था, हमें पसंद नहीं था, हमने माना, सबने माना, पूरे देश ने। कोई डिस्प्यूट हुआ कहीं भी? कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात क्या, इसके बाद में फिर 2021 में एक पिटीशन डाली गई। एक वकील साहब हैं, थोड़े दिमाग से पागल हैं, रोज पिटीशन डालते रहते हैं। उन्होंने पिटीशन डाली कि साहब प्लेसिव वर्शिप एक्ट को आप खारिज करिए, ये इलीगल बना हुआ है। 18 अक्टूबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज किया, कहा सुनने लायक ही नहीं है, फेंक दे उस पिटीशन को। प्लेसिव वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को कितने बार चेक करोगे आप? उसके बाद में मैं फिर यही बात कहूंगा कि सीजीआई साहब ने वो पंडेरा वर्क्स क्यों खोला कि साहब आप सर्वे तो करा लीजिए। सर्वे कराने का क्या मतलब रह गया भाई? जब आपका एक्ट है, और एक्ट इसलिए बना है कि अब बहुत हो गया, देश को आगे बढ़ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए। और आपने जो एक कंटेस्टियस इशू चल रहा था बाबरी मस्जिद का, आपने दे भी दिया आस्था के विषय पे, ठीक है। उसके बाद में तो चीजें खत्म होनी चाहिए थी, आपने फिर भी खत्म नहीं करी। उन्हीं सीजीआई साहब ने फिर ये कहा कि सर्वे तो करा लीजिए, सर्वे में क्या दिक्कत है। ये अपने आप में एक इलीगल इनका ऑर्डर था पूरी तरह से, जो इंटरिम ऑर्डर था, जो ऑर्डर पे बाकायदा एक लार्जर बेंच को भेजा जाना चाहिए, उस पर उसकी व्याख्या होनी चाहिए। हमारी डिमांड ये है, और हम इसे पिटीशन भी लगाने जा रहे हैं। और हम मदनी साहब का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने पिटीशन तो कम से कम लेटर तो लिखा, हमें उम्मीद है कि पिटीशन भी डालेंगे वो। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल दी जानी चाहिए, क्योंकि अब क्या हो गया कि एक वकील साहब रहते हैं लखनऊ में, वो संभल में जा रहे हैं पिटीशन डालने के लिए, दूसरे एक जा रहे हैं वहाँ पर आपके अजमेर के अंदर। तो ये सिलसिला बड़ा खतरनाक तरीके से शुरू हो रहा है कि सर्वे के नाम पर, अब देखिए संभल में जो हुआ, सर्वे के नाम पर एक जज साहब ने एक फैसला कर दिया, एक्सपार्टे कर दिया, कर नहीं सकते थे एक्सपार्टे, ठीक है, उनका विशेष अधिकार है, कर दिया उन्होंने एक्सपार्टे। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे को साहब उसी दिन होना था सर्वे? क्या कोर्ट ने एक हफ्ते का टाइम नहीं दिया था? एक हफ्ते के अंदर अपील हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था, लेकिन उसी रातों रात, और मुझे पता लगा है ये कि डीएम साहब ने परमिशन नहीं दी थी सर्वे करने के लिए, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी प्रोटेक्शन कैसे दे दी उनको। और पुलिस ने प्रोटेक्शन दी तो साथ में जो नारे लगाते हुए चल रही, भड़काऊ लोगों को भड़का रही, वो कैसे हो गया? तो यानी कि आप एक साजिश के तहत आपने सब कुछ किया। उस साजिश में कौन कौन शामिल है, इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए कि ये साजिश की शुरुआत जो हुई, कि वो ऑर्डर कैसे हो गया, उस ऑर्डर के बाद में उनको पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मिल गई, पुलिस प्रोटेक्शन में इतना बड़ा हजूम नारे लगाते हुए क्यों चल रहा था, जो धार्मिक नारे या भड़काऊ नारे लग रहे थे। उसके बावजूद भी जब सर्वे कंप्लीट हो गया, शांतिपूर्वक हो गया, तो मुझे बताइए अगले दिन सर्वे कैसे हो गया? कौन से इस देश के अंदर वकील मुझे बता सकता है, जज बता सकता है कि जब आपने सर्वे कंप्लीट कर लिया तो बिना जज की परमिशन के आप दोबारा सर्वे कैसे करने आ सकते हो? आ ही नहीं सकते थे आप दोबारा करने। आपको उस कोर्ट के अंदर जाके रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट के आधार पर जज साहब डिसाइड करते कि साहब सर्वे सही हुआ, गलत हुआ है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। आपको दोबारा वहां से ऑर्डर लेके आना चाहिए थे। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा था? ये तमाम साजिशों की तरफ इसमें बू आती है। तीसरी बात कि जो मरने वाले हैं उसमें पुलिस का बयान ये है कि कुछ को 315 गोली लगी, तो कोई आदमी अपने तो खुद गोली नहीं मार रहा होगा भाई। पुलिस का जो वर्जन है वो ये है कि साहब पत्थर मार रहे थे, उसी में वो गोली मार रहे, तो पुलिस की तरफ मार रहे हैं, जो पुलिस का वो है एक इल्जाम। तो गोली तो उनके साथ में लगनी चाहिए थी जो पुलिस के साथ में खड़े हुए थे। तो यानी कि पुलिस की तरफ गुंडे भरे हुए थे, जो अवैध हथियार लेके साथ में आए थे, उन्होंने भी गोली चलाई, अगर उनकी गोली से मरे। तो ये तो एक बहुत बड़े जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए कि भाई ऐसा कैसे हो गया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।